नमस्कार दोस्तों, बरेठा जीएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीडिंग करने वाले हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के धाराओं को। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, कुल धाराएं कितनी हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम में? कुल 16 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 16 धाराएं हैं। लेकिन एक चीज़ और भूलने वाली बात यहाँ पर ये है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कब किया गया? आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1955 को ये लागू किया गया। इतना तो सभी जानते हो। ये लागू करने का डेट आप लोग को याद करके रखना है। ये बहुत इजी है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत 1 अप्रैल को लागू किया गया। जनरल सी बात है। अब देखते हैं कुल धाराएं कितनी हैं? 16 हैं। इन 16 धाराओं में फर्स्ट धारा क्या कहती है? आवश्यक वस्तु अधिनियम की फर्स्ट धारा क्या कहती है? संक्षिप्त नाम व विस्तार। अर्थात आवश्यक वस्तु अधिनियम में धारा 1 में कहा गया है कि इसका नाम क्या है? संक्षिप्त नाम। इसका संक्षिप्त नाम है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ही इसका संक्षिप्त नाम है। इसके साथ साथ इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार संपूर्ण भारत में। कहाँ पर है? संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। इसका विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत में है। इसके पश्चात धारा 1 में खाली संक्षिप्त नाम और उसके विस्तार के बारे में बताया गया है। लेकिन हम लोग चलते हैं धारा 2 में। आवश्यक वस्तु अधिनियम के धारा 2 में क्या कहा गया है? इसमें परिभाषा दी गई है, वस्तुओं की परिभाषा दी गई है और इससे संबंधित अधिनियम से संबंधित कुछ विशेष बिंदुओं पर इन्होंने क्या दिया है? परिभाषा दिया गया है। जैसे यहाँ पर परिभाषा दिया है कलेक्टर का। किसका? कलेक्टर का। कलेक्टर, यहाँ पर कलेक्टर कौन होंगे? अपर कलेक्टर व उपखंड। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अपर कलेक्टर व उपखंड अधिकारी के पद के नीचे का ना हो। यहाँ पर कलेक्टर वे होंगे जो अपर कलेक्टर और उपखंड अधिकारी के पद से नीचे का ना हो। यहाँ पर अधिकारी वो नियुक्त होंगे जो अपर कलेक्टर के ऊपर का हो। ठीक है, और उपखंड अधिकारी के भी ऊपर का पद हो, नीचे का पद नहीं होना चाहिए। ऐसी इसकी परिभाषा है कलेक्टर के नाम पर। किसके नाम पर? कलेक्टर के नाम पर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये तो हुई कलेक्टर की बात। कलेक्टर की परिभाषा इस प्रकार से है, अपर लेवल और उपखंड अधिकारी से नीचे का लेवल का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक और बिंदु दिया गया है, आवश्यक वस्तु। आवश्यक वस्तु अर्थात आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत ऐसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तु का दर्जा दिया गया है जो जीवन के लिए उपयोगी हो। अर्थात अनिवार्य रूप से वो किसी जाति, वर्ग या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए विशेष रूप महत्व रखता हो, ऐसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तु का दर्जा दिया गया है। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं। दोस्तों, इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कुल 8 श्रेणियों में वस्तु का नियंत्रण रखती है। किसका नियंत्रण रखती है? वस्तु का नियंत्रण रखती है और इसमें कानून भी बना सकती है और इस संबंध में इन वस्तुओं पर कानून भी बना सकती है। ऐसे वस्तु को आवश्यक वस्तु की सूची में रखा जाता है। आइए देखते हैं ये वस्तुएं कौन कौन सी हैं। औषधि और ड्रग्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए औषधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग लगातार बीमार पड़ते रहते हैं और फिर उसके लिए हम लोग दवाई का उपयोग करते हैं, ड्रग्स का उपयोग करते हैं, औषधि का उपयोग करते हैं। ये हमारे लिए अनिवार्य रूप से ये दवाई है। अगर इसमें एकाधिकार हो जाए तो हमें दवाइयाँ बहुत ही महंगी पड़ेंगी और हो सके तो कुछ दवाइयाँ हमें अवेलेबल नहीं होंगी, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उसके लिए। तो ऐसी वस्तुओं के लिए हमें आवश्यक वस्तु की श्रेणी में इसको लाना पड़ा। ठीक है, अब देखते हैं आगे उर्वरक। उर्वरक में वो उर्वरक अर्थात वो खाद हैं जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक, इसके साथ साथ मिश्रित प्रकार की खादें जो हैं इसमें सम्मिलित हैं। कौन कौन सी? कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक और हमारा मिश्रित प्रकार के खादें। क्या? खादें। ये क्या होती हैं? हमारे उर्वरक में सम्मिलित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। खाद्य तिलहन। तीसरा नंबर पर हम देखें तो खाद्य तिलहन एवं तेल समेत खाने की चीज़ें। खाद्य तिलहन, इसके साथ अभी देखा होगा बहुत ही क्राइसिस हो गया था तेलों को लेकर। तेल के दामें इतने उछाल भरने लगी थी, ये इसी का कारण है, क्योंकि खाद्य तिलहन एवं तेल समेत खाने की चीज़ें। तेल, अगर तेल पे भी एकाधिकार कोई कंपनी निकाले, हर कोई तो निकालता नहीं तेल को,
गिने चुने मिल में ही तेल का जो है पेराया, हमारी तरफ पेरना बोलते हैं, पेरा जाता है, जिससे तेल मशीन से क्या होता है, तेल का निर्माण होता है। अगर ये कंपनी तेल निकाले और किसी को ना दे, उसकी कीमत वहीं पर बढ़ा दें, तो भी क्या हो जाएगा, उसका भंडारण हो जाएगा, उसकी काला बाजारी स्थिति आ जाएगी, क्योंकि वो स्टॉक रख सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति को बचने के लिए सरकार, ऐसी स्थिति को बचने के लिए हमें इस वस्तु को भी क्या कर दिया गया, आवश्यक वस्तु की श्रेणी में ला दिया गया। इसके साथ साथ चौथे नंबर पर देखें तो कपास से बना धागा, पेट्रोलियम उत्पाद एवं पेट्रोल और पेट्रोलियम से बने उत्पाद को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। छठवें नंबर पर देखें तो कच्चा जूट और जूट के वस्त्र। आपने देखा होगा कि जूट अर्थात पटसन जो मुख्य तौर पर अधिकतर बोला जाए तो हमारे पश्चिम बंगाल में हुआ करता है, जिसे हम लोग बोरा का निर्माण करते हैं। वर्तमान समय में मंडियों में आपने देखा होगा कि बोरों की कमी हो गई। ऐसी कमी क्योंकि अब इसमें हो गया काला बाजारी की स्थिति। कैसे काला बाजारी की स्थिति? यहाँ पर जो मिल वाले हैं वो, क्योंकि बोरा बनाने का जो काम है, जहाँ पर इसका उत्पादन होता है जूट का, वहीं पर होगा, तो वहाँ पर वो एकाधिकार की स्थिति ला सकते हैं, है ना। एकाधिकार की स्थिति अर्थात वहाँ पर मतलब खुद माल बनाएंगे और अपने ऊंचे दाम पर बेचना स्टार्ट कर देंगे, या फिर स्टॉक करके रखते जाएंगे। और बाज़ार में क्या मिलेगा? बाज़ार में तो जब तक वहाँ से मिल से जहाँ पर बोरा बनता है वहाँ से अगर बोरा ही नहीं निकलेगा तो जाहिर सी बात है रखने के लिए लोग परेशान होंगे और ऊंचे दाम पर उसे खरीदने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति को देखते हुए जूट, है ना, जो हमारा जूट है, कच्चा जूट है और जूट वस्त्र, ऐसे चीज़ों को उन्होंने विशेष तौर पर क्या रखा गया, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत इसको रजिस्टर मतलब अपने अधिकार में रखा केंद्र सरकार ने। खाद्य फसलों के बीज और फल तथा सब्जियां, खाद्य फसलों के बीज तथा फल और उसके सब्जियां, इनको भी किस में रखा गया? आवश्यक वस्तु के दायरे में रखा गया है। नहीं तो कोई भी इसका दाम बढ़ा सकता है मंडियों में जाकर, और जाहिर सी बात है इसका लाभ उठा सकते हैं व्यापारी। तो ऐसी स्थिति को बचने के लिए इसे भी रखा गया है। और पशुओं के बीज, चारे, इसके साथ साथ गन्ने को भी आवश्यक वस्तु के तहत रखा गया है। अब 8वें नंबर पे देखते हैं हम लोग। 8वें नंबर पे है फेस मास्क। 8वें नंबर पर है फेस मास्क और हैंड वॉश, सैनिटाइज़र। दोस्तों हमने देखा है कोरोना पेंडेमिक में, हमने देखा कि सैनिटाइज़र और फेस मास्क मतलब मास्क का जो रेट है बहुत ही हावी तौर से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बढ़ने का कारण क्या था? क्योंकि इसमें भी जो कंपनी है प्रोडक्ट बनाती थी और उसका महंगे दाम में बेचने की, क्योंकि सभी के लिए आवश्यकता थी, अनिवार्य रूप से सभी को आवश्यकता थी उस समय। तो ऐसी स्थिति में व्यापारी क्या करते थे? लाभ उठाते थे। किसका? जनताओं का। वहाँ से पैसे, मान के चलिए हमारे पास इस मास्क है, इस मास्क को मैं बेचूंगा क्योंकि मेरे पास मास्क है भाई, ठीक है, और आपको लेना अनिवार्य है, तो मैं जाहिर सी बात है उसका रेट अप करके उसको क्या कर दूंगा? बेच दूंगा। यही क्या होती है? व्यापारियों का लाभ हो जाता है और जनताओं से वो शोषण करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति को बचने के लिए सरकार ने फेस मास्क और हैंड वॉश को भी क्या कर दिया है? आवश्यक वस्तु की श्रेणी में ला दिया है, जिससे मन मुताबिक जो व्यापारी हैं ये अपना मूल्य बढ़ा ना सकें। किस पर? मास्क और सैनिटाइज़र पर। आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक बात की थी गन्ने की। गन्ना को भी हमने खाद्य फसलों के साथ रखा है, ठीक है। और गन्ने से ही क्या निकलता है? चीनी। चीनी की परिभाषा क्या दी गई है? चीनी की परिभाषा धारा 2 के तहत चीनी की परिभाषा किसी भी प्रकार की चीनी जिसमें 90% सुक्रोज हो। सुक्रोज अर्थात चीनी में मिला हुआ मिठास वो 90% हो, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट में हो। अगर वो 90% है तो उसको हम लोग चीनी कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? चीनी। चाहे आप एक चॉकलेट भी देखते हो तो अगर उसमें 90% सुक्रोज है, मिठास है, उसके अंदर 90% मिठास है, उसकी मात्रा है, चीनी की मात्रा है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? उसको हम लोग चीनी बोलेंगे, ठीक है। किसी भी टॉफ़ी या किसी भी पदार्थ में यहाँ पर लिखा गया है, मिस्र इसका उदाहरण है। खंडसारी चीनी, है ना, खंडसारी चीनी, भूरा चीनी, रवे या चूर्ण के रूप में चीनी, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं?
आपकी चीनी के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, 90% से अधिक हिस्सा जो किसका पाया जाता है, सुक्रोज का पाया जाता है। तो सुक्रोज जिसमें मिलेगा वो चीनी के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों यहाँ पर वैक्यूम पैन चीनी क्या होता है, जहाँ पर एक प्रेशर कुकर की तरह होता है। किसकी तरह होता है, प्रेशर कुकर की तरह। उसमें जो गन्ने का रस है उसको डाला जाता है और उसको उबाला जाता है। ये कारखानों में लगा होता है, इसी को ही बोलते हैं वैक्यूम पैन चीनी। ठीक है, तो उसमें जो प्रोडक्ट निर्माण होता है उसको भी इसके अंतर्गत रखा गया है। ये सारे क्या है, वैक्यूम पैन चीनी। खाद्य फसलों में गन्ने की फसल को भी शामिल किया गया है। ठीक है, जनरली तौर पर इसको खास कंडीशन किया जाता है, लेकिन इसको खाद्य फसलों में सम्मिलित किया गया, क्योंकि चीनी, अगर चीनी मिल, आप कितने चीनी मिल को जानते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। गिने चुने 1-2 चीनी मिल को जानते होंगे अपने स्टेट में, और यही स्टेट अगर मान लीजिए ये अपना एकाधिकार जमाने लग गए उस पर, अगर वो चीनी ही नहीं देने लगे, खुद बना के स्टॉक रखते गए, तो जाहिर सी बात है चीनी का रेट बढ़ेगा। इसी को देखते हुए सरकार ने इसे भी, गन्ने को भी आवश्यक वस्तु की श्रेणी में लाया है। अब देखते हैं, ये तो ही धारा 2 की क्या है, परिभाषा है कुछ वस्तुओं की। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमने सीखा कि कौन कौन सी वस्तुएं इसमें सम्मिलित हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा लोहा, सीमेंट, छड़, है ना, ये सारे आपके साथ, वो कोयला भी है ना, क्योंकि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है ना, तो कोयला भी इसमें सम्मिलित है इन सभी चीज़ों में। ठीक है, और आगे चलते हैं, ध्यान रहेगा लोहा, कोयला, चीनी, ये सारी चीज़ें किस में सम्मिलित हैं, आवश्यक वस्तु के दायरे में। वो सब किस में आ जाएंगे, आपके उर्वरक, इसी के साथ कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ में वो सारी चीज़ें आ जाएंगे। आगे चलते हैं, अब देखते हैं धारा नंबर 2। धारा नंबर 2 का यहाँ पर हमने पढ़ा धारा नंबर 2, याद रखिएगा धारा नंबर 2 में क्या है, परिभाषा है। ठीक है, वस्तुओं की क्या है, परिभाषा है, जिसमें कलेक्टर, आवश्यक वस्तु, चीनी, इनके मुख्य रूप से परिभाषाएं दी गई हैं। आगे चलते हैं, धारा नंबर 2 का आवश्यक वस्तु की घोषणा। आवश्यक वस्तु की घोषणा, जानते हैं आवश्यक वस्तु की घोषणा होती क्या है। केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में लाया जा सकता है या फिर उसको हटाया भी जा सकता है। आवश्यक वस्तु की घोषणा कौन कर सकता है, केंद्र सरकार। कौन कर सकता है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के पास इतनी शक्तियां होती हैं कि वो किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में ला सकता है, उसको जोड़ सकता है और उसको हटा भी सकता है। लेकिन इसके लिए उसे संसद में क्या करना थे, अधिसूचना जारी करना पड़ेगा और संसद से बिल पेश करवाना पड़ेगा। आइए अब जानते हैं धारा नंबर 2 का। धारा नंबर 2 के क में आवश्यक वस्तु की घोषणा। आवश्यक वस्तु की घोषणा कौन कर सकता है, आवश्यक वस्तु की घोषणा केंद्र सरकार से कर सकती है। कौन कर सकती है, केंद्र सरकार। आवश्यक वस्तु की घोषणा राज्य सरकार नहीं कर सकती, केंद्र सरकार करेगी, लेकिन राज्य सरकार के सहायता के बिना वो नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु को केंद्र सरकार अगर चाहे तो उसको आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रख सकती है या फिर वहाँ से हटा भी सकती है, लेकिन उसके लिए उसे राज्य सरकार से सहमति लेनी पड़ेगी। किससे, राज्य सरकार से। अगर राज्य सरकार नहीं मानती है और केंद्र सरकार को लगा कि ये लोगों के हित में है, तो केंद्र सरकार वहाँ पर सर्वमान्य होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर केंद्र सरकार को ये किसी वस्तु को जोड़ना है या घटाना है तो वो अधिसूचना जारी करेगी। क्या जारी करेगी, अधिसूचना जारी करेगी। कहाँ पर, संसद में। और संसद में दोनों सदनों के द्वारा ये पास किया जाएगा, तब जाकर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आवश्यक वस्तु की श्रेणी में उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। आवश्यक वस्तु की श्रेणी में उसको कंसीडर कर सकते हैं। आवश्यक वस्तु की श्रेणी में उसको रख सकते हैं। कब रख सकते हैं, जब संसद के दोनों सदनों द्वारा ये पारित किया जाए कि ये आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रखा जाए अथवा नहीं रखा जाए, तब की स्थिति में। लेकिन मान के चलिए जनहित में अगर किसी भी चीज़ को, राज्य सरकार तो अपना काम करेगी, है ना, वो विपक्ष है,
मान के चलिए विपक्ष वाले अड़ गए तो क्या करेंगे, तो केंद्र सरकार का ही सर्वमान्य रहेगा निर्णय, ठीक है, इन्हीं का नियंत्रण रहेगा, इन्हीं का निर्णय रहेगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को इन अधिनियमों का पालन करना पड़ेगा। किसका अधिनियम का? केंद्र सरकार जो निर्णय लेगी उस वस्तु को इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार को क्या करना पड़ेगा, उसके जो आवश्यक वस्तु मानना पड़ेगा और उसमें जो नियंत्रण करना पड़ेगा, कालाबाजारी है ना, आपके एकाधिकार, इन सारी चीज जो भंडारण हो गया, ऐसी स्थितियों से राज्य सरकार को निपटना पड़ेगा। ये साफ आदेश है किसमें? 1955, इस अधिनियम के 1955 में, ठीक है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। कल हम लोग फिर से यहाँ पर उपस्थित होंगे। हम लोग कल स्टार्ट करेंगे धारा नंबर 3, 4, 5, इस प्रकार से हम लोग 16 के 16 धाराओं को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।